डॉक्टर वरुण छाछर, एसोसिएट प्रोफेसर, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय। आज का विषय हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम एक अवलोकन। हम इकाई 2 में हैं और हमारी जो इकाई की रूपरेखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो उद्देश्य है, उसकी जो प्रस्तावना है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की रूपरेखा है और सूचना के अधिकार के लिए जो पात्रताएं हैं और लोक प्राधिकारी के दायित्व हैं, आज हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं इन सब विषयों पर उन सभी विषयों को साथ लेकर चलूंगा जो विषय सूचना का अधिकार अधिनियम से आए हैं। ये बताना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में बात करते हैं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है कि जो भारत का संविधान है, जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, वहां से सूचना का अधिकार अधिनियम आ रहा है। भारत के संविधान को इंटरप्रेट करते हुए 1973 में पहली बार बेनेट एंड कॉलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना जानने का अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(a) से आ रहा है, निकल रहा है। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जब हम संविधान के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इंटरप्रेट किया, मैं थोड़ा सा विषय पर जाऊंगा। जब हम उस केस के फैक्ट्स पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1962 का न्यूज प्रिंट ऑर्डर, जो न्यूज़पेपर के विषय में, जो उनके कंटेंट है उसके विषय में एक ऑर्डर निकला और उस ऑर्डर में कहा गया कि 10 पेज का न्यूज़पेपर निकलेगा, 10 पेज से ज्यादा का न्यूज़पेपर नहीं निकल पाएगा। तो नियंत्रित कर दिया सरकार ने 1962 के न्यूज प्रिंट ऑर्डर से जो हमारा समाचार पत्र है उसको नियंत्रित कर दिया सरकार ने 10 पेजों के अंतर्गत। लेकिन इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 1973 में और विषय ये रखा गया कि भारत बहुत बड़ा देश है, वहां बहुत विविधता है, बहुत सारे राज्य हैं। सभी राज्यों को पूर्णतः एक समाचार पत्र में उनके सभी विषयों को लेकर यदि चलना है तो एक एक न्यूज, एक एक विषय पर पूरी जानकारी हमको हर भारत के नागरिक को देनी होगी। और जब हम भारत के हर नागरिक को हर विषय में सूचना प्रदान करेंगे तो यह बहुत ही क्लियर है कि 10 पेजों के अंतर्गत ऐसा होना एक तरह से नामुमकिन है। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जो बेनेट एंड कॉलमैन कंपनी है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया चलाती है, उन्होंने ये पिटीशन वहां रखी थी और उन्होंने कहा कि साहब 10 पेज के अंतर्गत कैसे पूरे देश की हर खबर को हम आम जन साधारण तक पहुंचा पाएंगे। अब ये विषय अपने आप में और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साधारणतः हर राज्य में, हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, विविधता बहुत है और हर क्षेत्र को कवर करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। जो सूचना है, जो जानकारी है, यदि वहां हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है तो उन परिस्थितियों में जो उद्देश्य है सूचना के अधिकार अधिनियम का, वह अपने आप में उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है। तो आप ये देखिए कि जब उसको कोरिलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है, वह उसका अभिन्न अंग है और इसीलिए उन्होंने कहा कि 10 पेज में लिमिट करना अपने आप में अन्याय है उन सभी
लोगों के लिए जिन लोगों तक यह सूचना प्रतिदिन पहुंचनी चाहिए, कोई जनता को पूरा जानकारी आने का, उनके पास पूरी जानकारी आनी चाहिए, उनके पास ये संवैधानिक अधिकार है, उनको जानने का पूरा हक है। वह जानेंगे कैसे जब देखिए, आज सूचना उस स्तर पे है जहां हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। पर एक स्थिति में 1973 में जब हम देख रहे थे तो लोग सिर्फ जो प्रिंट मीडिया है, जो न्यूज़पेपर है, जो समाचार पत्र है, उसी से जान पाता था कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उस पे काम कैसे हो रहा है, कैसे पॉलिसी बन रही है, क्या आज किस विषय पर चर्चा हो रही है संसद में, किस विषय पर विधानसभाओं में चर्चा हो रही है, क्या विषय चल रहा है, किस विषय पर क्या जानकारी है। तो ये सभी जानकारी समाचार पत्रों से आएंगी, और यदि समाचार पत्रों में किसी तरह का लिमिटेशन रखा गया तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि आम जनसाधारण तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाएंगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है, और वह मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 एक आ के अंतर्गत। तो ये वो शुरुआत है 1973 की, जहां से सूचना का अधिकार अधिनियम आ रहा है। अब देखिए, जब ये 1973 का ऑर्डर आया तो पहली बार सूचना के अधिकार के विषय में कहीं कोई बात हो रही है, और वह बात इस तरह हो रही है कि उसका जो इंटेंशन है वो इस तरह जा रहा है कि यदि आपको मौलिक अधिकारों को समझना है, और खासकर जब आप अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझते हैं, तो जब तक समाचार पत्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना होगी, आम जनसाधारण तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाएंगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 एक आ से जोड़ा। इसके बाद बहुत से संवैधानिक डेवलपमेंट, कई केसेस हमारे सामने आए। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस हमारे समक्ष आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। ऐसे ही हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखा 2005 में। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और वह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 एक आ से आता है। देखिए, ये समय समय पर 1973 से लेकर 2005 तक का जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट में आप एक चीज देखेंगे कि जो उद्देश्य है वह बात बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आ रहा था, क्योंकि जब तक हमारे पास एक्ट नहीं बना। 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बना, लेकिन वो कभी अधिसूचित नहीं हो पाया, नोटिफाई नहीं हो पाया। 2005 में हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देखा। अभी तक जो मैंने आपके सामने कहा वह स्पष्ट कर रहा है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 एक आ के इंटरप्रिटेशन के द्वारा स्पष्ट किया। लेकिन 2005 के एक्ट से वह एक मौलिक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक स्टैट्यूटरी राइट, एक लीगल राइट की तरह भी वह हमारे समक्ष आया। जब हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावना बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना है। लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए। जब तक लोग नहीं जानेंगे, वह यह कभी नहीं जान पाएंगे कि पॉलिसीज कैसे बन रही हैं। और यदि हमें संसदीय कार्यप्रणाली को मजबूत करना है तो आम जन को उससे जोड़ना पड़ेगा। यह अधिनियम, आरटीआई अधिनियम 2005, जिसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हम कहते हैं, ये इसका जो अस्तित्व है वह बहुत महत्वपूर्ण अस्तित्व है। यह एक केंद्रीय कानून भी है, और इस केंद्रीय कानून होने के नाते जो केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष है, उस मामलों में भी यह सूचना का अधिकार अधिनियम निश्चित रूप से नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम
कि सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जितने भी मामले, जितने भी बड़े-बड़े स्कैम हमारे समक्ष आते हैं, हम वहां देखते हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसकी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहती है। जैसा मैंने आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) का के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ माना है। तो लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज स्वतंत्र होनी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह स्वीकार किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यदि किसी तरह की रोक होगी तो जनसाधारण लोकतंत्र को मजबूत ना कर पाएंगे, हम जनसाधारण को लोकतंत्र से ना जोड़ पाएंगे हम। और इसीलिए सूचना के अधिकार के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप में अधूरी है। एक अशिक्षित नागरिक लोकतंत्र में शासन में एक सार्थक रूप से कैसे भाग ले सकता है जब तक उसे जानने का अधिकार ना हो। देखिए, जो शिक्षित है वो तो पूछ सकता है, एक लेटर लिख सकता है, साहब जान सकता है, लेकिन इस सूचना के अधिकार अधिनियम से एक अशिक्षित नागरिक भी किसी स्क्राइब की मदद लेकर जब एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करता है तो वहां उस लोकतंत्र का सार्थक रूप से भाग बनता है। इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक आंतरिक रूप है। हमको यह भी समझना है कि यह जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसकी एक बड़ी मौलिक विशेषता है। ये मौलिक अधिकार तो है ही, यह साथ साथ एक लीगल राइट भी है। और यह भी बहुत जानना जरूरी है कि यह सब नागरिक यह अधिकार अनुच्छेद 1(a) से आ रहा है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह प्रदान किया गया है। लोकतंत्र का यह सार भी है कि प्रत्येक नागरिक को हर विषय पर जानकारी होनी चाहिए और यह एक सर्वोपरि अधिकार है। जब तक जानकारी नहीं है, आप लोकतंत्र का पार्ट ही नहीं है। आप लोकतंत्र का पार्ट कैसे बनेंगे? आप जनसाधारण होने के नाते उन योजनाओं को कैसे जानेंगे जो योजनाएं बनाई गई हैं आपके लिए? हम भारत के लोग, यह प्रस्तावना है हमारे संविधान की, और इसी प्रस्तावना के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस लोकतंत्र को हम समझने का प्रयास करते हैं और उस लोकतंत्र में आम प्रत्येक नागरिक की जो इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है समय समय पर कि जब सूचना के अधिकार अधिनियम को राज्य के साथ प्रत्येक शासक व्यक्ति द्वारा संवाद के एक उपकरण के रूप में जब हम सामने लाते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से, तो हमको यह लगता है कि हर आम जन की इच्छाएं और अपेक्षाएं एक संवाद के रूप में स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। वह जानते हैं कि किन विषयों पर जो कानून उनके लिए बनाया गया है, वह जानते हैं कि उस कानून में क्या क्या विशेषताएं हैं। वो जानते हैं कि हर वो न्याय उचित डिसीजन जो उनके लिए लिया जा रहा है, उस न्याय उचित डिसीजन के पीछे की सार्थकता क्या है, विशेषता क्या है, किन पहलुओं को ध्यान में रखकर वह डिसीजन लिया गया है। तो यह प्रस्तावना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम देश के विषय में बात कर रहे हैं तो हम भारत के लोग प्रत्येक स्तर पर सरकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके लिए जो सूचना के अर्थ की शक्ति है, जिसे आम नागरिकों के साथ साझा किया जाता है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान में सहभागी शासन की परिकल्पना की गई है और वह सहभागी शासन
तभी हो पाएगा जब आम जन साधारण इस हर विषय से जुड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा, ये संरचना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं हर विषय पर, कभी-कभी बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जिन विषयों पर एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि विषय कैसे डिसाइड हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके समक्ष एक बात रखना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन के लिए रोज जा रहे हैं, प्रतिदिन डेस्क पे जाते हैं, प्रतिदिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, और इस उदाहरण से आप ये समझेंगे कि जब वहां रोज जा रहे हैं, पेंशन उनका राइट है, सारे कागज पूरे हैं, लेकिन पेंशन का निस्तारण नहीं हो रहा है। कैसे जाने, उन्हें कैसे पता चलेगा? उस आम व्यक्ति को ये कैसे पता चलेगा कि पेंशन कब मिलेगी? पेंशन के उन कागजों पर क्या कार्रवाई हुई है? क्या वो नोट शीट, जो हरे रंग की नोट शीट है, उस नोट शीट में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नोटिंग है प्रत्येक बाबू द्वारा जो की गई है, उस नोट शीट पर की गई उस हर टिप्पणी को जानने का उसे पूरा हक है, क्योंकि वो तो अपने लीगल राइट्स के विषय में बात कर रहा है। वो तो उसका कानूनी हक है, और सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है और एक लीगल राइट भी है, एक कानूनी हक भी है। तो ये कानूनी अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है, और जब ये मौलिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि तो उन सभी विषयों के बारे में बात कर रहा है जो संविधान से जुड़ी परिकल्पनाओं के विषय में की गई है, बुनियादी ढांचे के विषय में बात कर रहा है। जैसा मैंने आपके समझ कहा, पेंशन नहीं मिल रही है, 30 साल नौकरी किया, ईमानदारी से सारा पेपर जमा कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट लेकिन उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कैसे जानेंगे? सूचना का अधिकार अधिनियम आपको वह मौलिक अधिकार देता है, वो कानूनी अधिकार देता है जिसके अंतर्गत आप उस सूचना को उस अधिकृत अधिकारी से पा सकते हैं। आप उस अधिकृत अधिकारी के समक्ष जब एक आरटीआई फाइल करते हैं, तो आप जो शासन है उसमें सुशासन लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति अपने पद के लिए जो जिम्मेदारियां उन पर है, उनके प्रति वह पूरी तरह प्रतिबद्ध हो, अकाउंटेबल बने। ऐसी सहभागिता इस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से आ रही है। तो जिनको पेंशन नहीं मिली है, वह जब ये एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो अब उनको ये पता चल रहा है, जो पद पर बैठे हैं, जो उसका निस्तारण करने के लिए बैठे हैं, तो अब उसका निस्तारण करना उनके लिए एक मजबूरी हो गई, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है। तो ये जो उदाहरण है, ऐसे अनगिनत उदाहरण है, ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां आप ये पूछते हैं कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, जो भी विधि सम्मत विषय पर डिसीजन लिया गया है, वह डिसीजन किन विषयों को ध्यान में रखकर लिया गया है, यह समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यदि भारत के लोगों को सूचना का यह अधिकार नहीं दिया जाता, तो देश की राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका नगण्य मानी जाती। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रस्तावना को जब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है देश की, जिसमें हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है, वह अपने आप में पूर्ण रूप से व्यवस्थित तभी बनती है जब
हर व्यक्ति को उस राजनीतिक प्रक्रिया में कोई ना कोई भूमिका मिलती है। यहां जब हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की रूपरेखा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 12 अक्टूबर 2005 को आया, उसमें प्रस्तावना, 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां शामिल हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण अधिकार है कि उसमें प्रस्तावना के साथ 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां शामिल हैं। तो अपने आप में ये बड़ा बड़ा कॉम्पैक्ट और बड़ा ही एग्जॉस्टिव भी है, जो सभी विषयों पर चर्चा कर रहा है। आएंगे हम उस विषयों पर, सभी एक एक विषय को हम छुएंगे। तो जब हम प्रस्तावना के विषय में बात करते हैं, तो प्रस्तावना किसी भी अधिनियम या कानून की आत्मा है, या किसी भी कानून के जो मूलभूत ढांचे हैं उसको देखने का ये दर्पण है। ये एक स्टेटमेंट है, एक रीजन है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या विशेषता है उस कानून की, ये प्रस्तावना में लिखा होता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। हम भारत के लोग, कितनी विविधता है, भांति भांति की भाषाएं हैं, भांति भांति के लोग हैं, एकता है, अखंडता है, एक दूसरे में विश्वास है, अपने लिखित संविधान के प्रति पूरी निष्ठा है। और वही लिखित संविधान से जब अनुच्छेद 1A के 1 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात होती है, तो जब आपको बोलने की स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार के रूप में, अपनी अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता की आपको एक मौलिक अधिकार आपके पास है, तो लोगों को भी जानने का पूरा हक है। ये कुछ ऐसे जैसे 1973 का जजमेंट मैंने आपके समक्ष रखा कि पेपर में जब लिखा जा रहा है तो वो जानकारी आपके लिए आ रही है, और यदि पेपर में कम आएगा तो जानकारी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान की प्रस्तावना की तरह सूचना का अधिकार का व्याख्यात्मक खंड अधिनियम के उद्देश्यों तक पहुंचाने में एक सहायता प्रदान करता है। सूचना का अधिकार का विधायी उद्देश्य एक सूचित नागरिक का होना है, मतलब हर नागरिक को हर सूचना हो, हर उस विषय पर जो विषय लोकतंत्र से जुड़ा है, सरकारी सेवाओं से जुड़ा है, शासन से जुड़ा है। क्योंकि सूचना का अधिकार एक विधायी उद्देश्य का एक बड़ा उपक्रम है, और वो एक सूचित नागरिक के होने की एक प्रस्तावना भी दे रहा है। साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना भी सूचना के अधिकार अधिनियम की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रस्तावना है, और सरकारों और उनके साधनों को शासितों के प्रति जवाबदेह ठहराना, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से आ रही है। देखिए, पारदर्शिता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यदि हमें लोगों को जवाबदेह बनाना है, उनकी जवाबदेही हमें रखनी है, जो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, हर उस व्यक्ति की जो शासन तंत्र से जुड़ा हुआ है, जो सार्वजनिक उपक्रम का पार्ट है,
जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत आ रहा है, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और पारदर्शिता, मनमानी और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति में यह भी आपको समझना पड़ेगा कि पारदर्शिता, मनमानी और भ्रष्टाचार की जो एक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करती है, किसी भी तरह की मनमानी को रोकती है, पारदर्शिता को लाती है, भ्रष्टाचार पे रोक लगाती है। क्योंकि जवाबदेह बनेंगे आप, जितना ज्यादा जवाबदेह होंगे, जितनी चीजें, जितना सिस्टम पारदर्शी होगा, जितने पब्लिक ऑफिस पारदर्शी होंगे, उतना ज्यादा आम जनता तक सही जानकारियां पहुंचेंगी। और जब सही जानकारियां पहुंचेंगी तो किसी भी तरह का कोई ऐसा विषय नहीं होगा जिसमें कुछ छुपाने की आवश्यकता पड़े। और जब छुपाना पड़ेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का कंप्लायंस नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आर्बिट्रेरीनेस है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई ना कोई निर्णय लिया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए यह सूचना का अधिकार अधिनियम और उसकी प्रस्तावना एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना का अधिकार को अधिनियमित करने का संसद का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत सूचना के अधिकार पर काफी हद तक कुछ एग्जेम्पशंस को रखकर एक बैलेंस बनाने का प्रयास भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आ रहा है, जो 2005 के एक एक्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रस्तावना भी है। देखिए, जब हम अनुच्छेद 19(1)(a) को पढ़ते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखते हैं। साथ में अनुच्छेद 19(2) में हम उचित प्रतिबंध भी देखते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि जब हम मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो पूर्ण अधिकार नहीं। वहां उचित प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत स्पष्ट हो रही है, वहां अंतर्निहित है। यहां यह भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्योंकि एब्सोल्यूट राइट नहीं है और सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, यानी उचित प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण विषय है, तो यहां भी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत सूचना के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध हैं, जिससे नौकरशाही के हितों के टकराव में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार के कुशल संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और राष्ट्रीय हित में संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण को महत्व देता है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) की, तो हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी विषय में कुछ भी बोलेंगे। देखिए, जब आप बोलेंगे तो आपको शुचिता मेंटेन करनी। आप क्या बोल रहे हैं, आपको ये बहुत ध्यान रखना है। आप क्या लिख रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको मान और मर्यादा ध्यान रखनी, आपको दूसरे का सम्मान बनाए रखना है। तो और आपको संप्रभुता, अपने संविधान के अंतर्गत जो संप्रभुता है उसका भी सम्मान करना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसा कोई भी विषय जो कुशल संचालन को सरकार के रोक रहा हो, जो राष्ट्रहित की में संवेदनशील जानकारियों की गोपनीयता को एक महत्वपूर्ण संरक्षण के तौर पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत रख रहा हो, उसका सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, हम भारत के लोग भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना है कि हम दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई टकराव ना करें, और जो भी संवेदनशील जानकारी है राष्ट्रीय हित में, उसकी गोपनीयता को बरकरार रखें। हमें यह भी देखना है कि जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार का कुशल संचालन है,
वहां भी पूर्ण रूप से मेंटेन रहे और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय महत्व को हमें सदैव सर्वोपरि रखना है, क्योंकि हमारी जो राष्ट्र भावना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के प्रति हमारी जो जो संवेदनशीलता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके प्रति जो हमारा सम्मान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसकी अपनी एक विशेषता है, उसकी अपना एक 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 सहभागिता है भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत। अब जब हम इसके विस्तार के विषय में समझते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के, तो इसके अनुभाग 1 में संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ शामिल है। इसमें व्यक्त किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो 12/5/2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है, अधिनियम 12/10/2005 से लागू हुआ है। इसे 15/6/2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान हुई है। यह समस्त भारत में कार्यान्वित हुआ है। धारा 2 एक परिभाषा का खंड है जो परिभाषित कर रहा है उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को, उन मुख्य भागों को जिनका शाब्दिक अर्थ जानना सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी अपनी एक उपयोगिता है। देखिए, किसी भी कानून में जो परिभाषा खंड होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह परिभाषित करता है उन सभी विषयों को जो विषय उस कानून के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है जो सूचना का अर्थ है। एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। धारा 2F सूचना के अर्थ को परिभाषित करती है। सूचना का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री जो एक लोक प्राधिकरण के पास मौजूद है। जानकारी भौतिक रूप से मौजूद होनी चाहिए, जैसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो जो ज्ञापन के तौर पर होता है, ईमेल, कोई भी विचार, परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, कार्यपुस्तिका, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने मॉडल, डेटा सामग्री किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ये सब सूचना के लोक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त कानूनी एवं अन्य विचार आदि भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना की डेफिनेशन में आते हैं, धारा 2F के अंतर्गत। तो अब आप समझ सकते हैं कि भौतिक रूप से और इलेक्ट्रॉनिक रूप से, दोनों तरह से किसी भी तरह की कोई सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम निजी निकायों के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का सुझाव देता है। किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जो लोक प्राधिकरण, देखिए लोक प्राधिकरण होना महत्वपूर्ण है, धारा 2H में दी गई परिभाषा में शामिल नहीं हो सकती है। वह एक लोक प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है यदि कानून लोक प्राधिकरण को इसे प्राप्त करने की अनुमति देता है। जैसा अभी हम देखेंगे जब हम
अभी हमने धारा 8 के विषय में मैंने ऊपर एक चर्चा की छोटी-सी आपसे। तो मैंने आपके समक्ष ये विचार रखा कि जैसे अनुच्छेद 1 आ पूर्ण अधिकार नहीं है, पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि उसपे रोक लगाई जा सकती है, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मैंने आपके समक्ष वो विषय भी रखे जिसमें राष्ट्रहित एक बड़ा विषय है, सरकार का कुशल संचालन, वह सब विषय जहां लोक प्राधिकरण अपना कार्य कर रहा है कि ऐसे किसी भी लोक प्राधिकरण को, जबकि उस लोक प्राधिकरण को कानून के अंतर्गत बनाया गया है, वह इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक निजी बैंक के बारे में जानकारी आरबीआई से, माफ कीजिएगा, आरबीआई से प्राप्त की जा सकती है, जो कि एक रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भले ही निजी बैंक हो, लेकिन नियामक आरबीआई है, और क्योंकि नियामक आरबीआई है तो यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके विषय में जो भी जानकारी है उसको साझा करना एक महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि लोगों का तो पैसा जमा है ना, ये तो आम जनसाधारण से जुड़ा हुआ विषय है। और लगभग लगभग लोक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि नियामक जो है वो आरबीआई है। ऐसे ही एक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, उसके विषय में जो भी जानकारी है वह शिक्षा विभाग से ली जा सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही ऐसे सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल काम करते हैं। तो शिक्षा विभाग एक रेगुलेटर के तौर पे, एक नियामक के तौर पे काम करता है। ऐसे ही जितनी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं वो सब सेबी के अंतर्गत, कंपनी रजिस्ट्रार के अंतर्गत काम करती हैं। तो जब भी उनसे जुड़ा हुआ कोई विषय होगा तो जानकारी वहां से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, यहां जो सहकारी समिति है उनके बारे में भी सभी जानकारियां सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के ऑफिस से प्राप्त की जा सकती है। देखिएगा, क्योंकि कोई भी किसी तरह का कंट्रोल यदि है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, उस पर्टिकुलर ऑफिस को जो किसी भी तरह से सरकारी कंट्रोल के अंतर्गत, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो चाहे वह फाइनेंशियल कंट्रोल हो, यदि आ रहा है तो स्पष्ट रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वह लोक प्राधिकरण के तौर पर आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही ट्रस्टों के बारे में यदि कोई जानकारी लेनी है तो चैरिटी कमिश्नर से प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह यहां यह भी बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है और जो लोक प्राधिकरण है उनकी अपनी एक महत्ता है, अपनी एक प्रासंगिकता है। यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम और जो लोक प्राधिकरण है उन दोनों का अपना एक बड़ा महत्व है, क्योंकि सारे जो अभिलेख हैं लोक प्राधिकरण के अंतर्गत, किसी भी रूप में कोई भी रिकॉर्ड यदि लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, चाहे कोई भी पांडुलिपि हो, कोई भी दस्तावेज हो, कोई भी माइक्रोफिल्म हो, कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो अकाउंटेबिलिटी है उस ऑफिस की, लोक प्राधिकरण होने के नाते वहां जो बैठे लोक अधिकारी हैं उन्हें सुनिश्चित करना है कि हर परिस्थिति में जन सुविधाओं को वैसे ही सुनिश्चित करें जैसे कि कानूनन सुनिश्चित किया गया है। यदि वहां नहीं किया गया है, उन अधिकारियों द्वारा जो लोक प्राधिकरण के
में है लोक प्राधिकारी के तौर पे, और यदि नागरिकों से रिलेटेड किसी भी विषय पर, उनके अधिकारों से रिलेटेड, उनकी मौलिक सुविधाओं से रिलेटेड किसी भी विषय पर यदि कोई जानकारी वह नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो वह छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, लोक प्राधिकरण पर यह जिम्मेदारी रखता है कि उनको सभी विषयों में जानकारी देनी होगी। अधिनियम के आरंभ में ही कई बार, जब ये 2005 में एक्ट आया, उसके बाद कई बार ये व्यवस्था आई कि क्या जो टिप्पणी लेखन है, जो फाइल नोटिंग है, लिखित पत्र हैं, उनको अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाए या ना रखा जाए। एक बहुत बड़ी बहस एक लंबे समय तक चली कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो फाइल नोटिंग है, क्या उसको कार्य क्षेत्र से बाहर रखने का कोई संशोधन लाया जाए। इस विषय पर कई बार चर्चा हुई। धारा 8 के अंतर्गत इसको लाने का भी एक प्रस्ताव आया। बहुत प्रयास उस समय रहा जब ये एक्ट आया, लेकिन जो फाइल नोटिंग है वो तो हर डिसीजन मेकिंग का पार्ट एंड पार्सल है। और किसी भी फाइल में जो टिप्पणी की गई है, उन टिप्पणियों से ही ये पता लगाया जा सकता है कि जो जिस भी विषय पर डिसीजन लिया गया है वो किन विषयों को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए गए। तो समय समय पर भले ही ये विषय चलता रहा हो, लेकिन बड़ा स्पष्ट हो गया आर.के. गर्ग बनाम गृह विभाग के केस में, डॉक्टर आर.के. गर्ग बनाम गृह विभाग के केस में स्पष्ट हुआ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया, केंद्रीय सूचना आयोग ने, कि जो टिप्पणी लेखन है, जो फाइल नोटिंग है, वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण रूप से आती है। और इसीलिए ऐसे किसी भी विषय में जहां फाइल नोटिंग मांगी गई है, उसको देना ही होगा, उसको दिया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोक प्राधिकारी द्वारा नागरिकों के विषय में जो डिसीजन लिए गए हैं, उन डिसीजनों के पीछे का जो विषय वस्तु है वो क्या है, आधार क्या है। यहां लोक प्राधिकारी नागरिकों की ओर से जानकारी रखते हैं, क्योंकि ऐसा विषय व्यवस्था हमारे यहां व्यवस्था है। तो लोक प्राधिकरण में अधिकार और उसके अंतर्गत आने वाली सभी जानकारी निश्चित रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है। कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, जब हम आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे तो वहां देखेंगे कि धारा 8 के अंतर्गत उन्हें छूट प्राप्त है। अब एक और बड़ा विषय है जो परिभाषा खंड में धारा 2 के अंतर्गत अभिलेखों के अर्थ के विषय में बात कर रहा है। जैसा हमने स्पष्ट किया पहले भी आपके सामने, जो सूचना का अर्थ है उसमें कि अभिलेखों का अर्थ है कि लोक प्राधिकरण के पास जो भी उपलब्ध रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड, चाहे वो पांडुलिपि हो, फाइल हो,
दस्तावेज हो, माइक्रोफिल्म हो, माइक्रोफिश हो, सूक्ष्म संचिका हो, दस्तावेज हो, उसकी छवि हो या छवियां हो उसकी कहीं, किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला कोई भी सामग्री हो, वह सब अभिलेख सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक रिकॉर्ड के अंतर रूप से माने जाते हैं। इसीलिए वह सब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आते हैं। यहां जो सूचना के अधिकार का अर्थ है, जैसे अभी हमने सूचना का अर्थ देखा वहां 2F में, हमें सूचना के अधिकार का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि साहब सूचना के अधिकार का अर्थ है किसी आवेदक को किसी भी कार्य दस्तावेज, अभिलेखों आदि ऐसे दस्तावेज जो अभिलेखों के नोट्स, टिप्पणी, उदाहरण, उद्धरण या प्रतियां या की सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डेस्कटॉप, फ्लॉपी, टेप, वीडियो या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन या प्रिंट आउट के माध्यम से जो भी जानकारियां ली जा सकती, वह सब सूचना के अधिकार के अंतर्गत सेक्शन 2J में आती है। यहां यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोक प्राधिकारी है, सेक्शन धारा 2A किसी अन्य कानून द्वारा नंबर 4 उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा और इनमें निम्नलिखित में से कोई भी ऐसा उपक्रम जहां स्वामित्व हो, नियंत्रण हो, पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय हो, मतलब सरकार का स्वामित्व हो किसी भी तरह, कितना भी हो, स्टेक कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, 30%, 40%, 100%, नियंत्रण कंट्रोल पूरा हो और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित, यानी फाइनेंशियल नेक्सस जो है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा कोई भी उपकरण वह सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, लोक अधिकरण के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी उपयुक्त सरकारी उपकरण जहां उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन, जो आप एनजीओ देखते हैं जो एड पाते हैं सरकार से, वह भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आते हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशंस के द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोक प्राधिकरण शब्द है उसकी जो संरचना है और उसमें जो विधायिका और न्यायपालिका को सम्मिलित करके एक बहुत ही व्यापक रूप से उसको जो परिभाषित किया गया है, उसका अपना एक महत्वपूर्ण अर्थ है, उसकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण महत्ता है। जैसे सभी मंत्रालय और उनके विभाग, नगर निकाय और पंचायत, इसमें न्यायालय, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और लोक क्षेत्र के उपक्रम जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी, यूटीआई आदि शामिल है। सभी डीम्ड विश्वविद्यालय जो विशिष्ट अधिसूचनाओं द्वारा बनाए गए हैं, वे उपखंडों के अंतर्गत लोक प्राधिकरण है। उपखंड D1 के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज लोक प्राधिकरण है। यदि कंपनियां या ट्रस्ट या गैर सरकारी संगठनों के बोर्ड में सरकार के नामित व्यक्ति हैं, जैसा मैंने आपके समक्ष पहले भी बात रखी कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी ट्रस्ट में है तो वो जो नेक्सस है, जो कंट्रोल है, वो बहुत ही क्लियर है। भाई कोई भी सरकारी व्यक्ति यदि किसी भी गैर सरकारी संगठन में यदि है तो इसका मतलब सरकार का कोई ना कोई स्टेक है और सरकार का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर नियंत्रण है। तो वो जो नेक्सस है, वो जो कंट्रोल है सरकार का, वो इस बात का परिचायक है
कि वह जो उपक्रम है वह सरकारी उपक्रम है और इसीलिए वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है। गौरतलब ये भी है कि संसद, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति और राज्यपालों के संस्थानों को भी नागरिकों की निगरानी में लाया गया है। देखिए, यही एक अकाउंटेबल सिस्टम है। यही जो जन भावनाएं हैं, जनप्रतिनिधियों के समक्ष जो जिम्मेदारियां हैं, वो स्पष्ट रूप से यहां स्पष्ट होती हैं। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि धारा 2E में सक्षम प्राधिकारी के विषय में बात की गई है। ये जो सक्षम प्राधिकारी हैं, इनके विषय में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो सक्षम प्राधिकारी हैं जिनके द्वारा ये सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। सक्षम अधिकारी का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सूचना की आपूर्ति उनके अधिकार के क्षेत्र में आती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के संबंध में सक्षम अधिकारी हैं। उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीश सभी उच्च न्यायालयों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी हैं। इस प्रकार संसद और राज्य विधानसभाओं के संबंधित विधायी कक्षों में विधायी कक्षों के पीठासीन अधिकारी विशेष विधायी कक्षों के संबंध में सक्षम अधिकारी होते हैं, जिनकी वे अध्यक्षता करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के शासक प्राधिकरण के भीतर सक्षम अधिकारी हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो सक्षम अधिकारी वह सब प्राधिकारी हैं जो किसी न किसी संवैधानिक या सरकारी, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्य विधानसभाएं हो, चाहे केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले लोक प्राधिकरण हो, वहां सभी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। और वहां जो जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के हेड हैं, जैसे जब हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वह वहां के सक्षम अधिकारी हैं। ऐसे ही जब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सभी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के वहां सक्षम अधिकारी हैं। ऐसे ही सभी विधानसभाओं के जो भी पीठासीन अधिकारी हैं वही सब सक्षम अधिकारी हैं। इसी तरह हर उस उपक्रम के जो संसद द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया है वह सब सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। यहां यह जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम इन सब विषयों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे संज्ञान में सूचना के अधिकार के संबंध में पात्रताएं भी आती है। तो हमने एक जो धारा 2 है उसके अंतर्गत वो मुख्य परिभाषाएं हमने अभी समझी। उन सभी परिभाषाओं की अपनी एक महत्ता है और क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठते हैं, कई बार प्रश्न मन में आते भी हैं एक आम नागरिक होने के नाते कि हम किस ऑफिस से क्या सूचना ले सकते हैं। कभी कभी हर नागरिक के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या हम यहां से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, क्या किसी पर्टिकुलर ऑफिस से जुड़े प्राधिकारियों से या उनके विषय में जो जन अधिकारी हैं क्या उनके विषय में कोई जानकारी ली जा सकती है। क्या जो अपॉइंटमेंट करने वाली एजेंसियां हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो भी प्राधिकारी हैं, इन सभी संवैधानिक और लीगल ऑफिसर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं
जिम्मेदार लोग जो है, जब कोई भी विषय उस प्राधिकरण के विषय में आता है, तो क्या कोई जानकारी ली जा सकती है? तो जब हम सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 को और उस परिभाषा खंड को, जिसको मैंने आपके समक्ष आज रखा है, क्योंकि वो पूरे पूरे एक्ट की परिभाषा है। जब हम उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो पात्रता है, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सूचना ले सकता है और कौन सूचना दे सकता है, दोनों विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो जब हम परिभाषा खंड देखते हैं, तो हमको यह समझ आता है कि कौन सी सूचना ली जा सकती है। और जब हम धारा 8 देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती। तो जो पात्रता और पात्रता से जुड़े प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब हमें धारा 2 के अंतर्गत मिलता है, जिसको हमने अभी आपके समक्ष रखा है। अवधारणा से हमने यह समझने का प्रयास किया है कि जब भी अकाउंटेबिलिटी की प्रश्न आएगा, तब हमको यह समझना होगा कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक प्राधिकरण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत आने वाले वह सभी सरकारी ऑफिस, सरकारी कर्मचारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक पारदर्शी और जवाबदेही सरकार को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। कोई भी जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी जाती है, समय समय पर उसको देना जिम्मेदारी है किसी भी लोक अधिकरण में बैठे व्यक्ति की। और इसीलिए हम जब इस विषय पर चर्चा करते हैं, तो हमें समझ आता है कि लोक प्राधिकारी के जो उसकी पात्रता है, जो उसके दायित्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां मैं अगली क्लास में आपके समक्ष उन सभी पात्रताओं और दायित्वों के विषय में विस्तार से वर्णन करूंगा, चर्चा करेंगे उस विषय में। हम देखें और समझेंगे कि पीआईओ और एपीआईओ का जो पदनाम है, जो हमें सूचना देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं, स्पष्ट रूप से वह कौन है, कैसे बनते हैं। क्योंकि ये तो परिभाषा खंड से हम ये तो समझ गए कि किन किन विषयों पर क्या क्या सूचना लेनी है, लेकिन अब हमको यह समझना है कि किन किन विषयों पर कौन कौन सूचना देगा, कौन कौन वो प्राधिकारी है। हर सरकारी उपक्रम में कहां से, जैसे किन परिस्थितियों में सूचना प्रदान की जाएगी, कौन कौन वह अधिकारी होंगे जिनके समक्ष आवेदन करना है। इन सभी विषयों पर एक विस्तार से चर्चा आपके साथ हम अगली क्लास में रखेंगे, अगली मुलाकात में रखेंगे, और हम इन विषयों को भी आपके समक्ष रखेंगे कि जो सूचना के अधिकार अधिनियम की जो कार्यप्रणाली है, वह किस तरह कार्य करती है। हम उन योग्यताओं को, उन पात्रताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, जो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराती है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और एक कानूनी अधिकार है। मैं आप सभी लोगों को इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अगली सूचना अगली क्लास में दूंगा। धन्यवाद।